बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की मिड टर्म के लिहाज से प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों प्रीवियस जब मिड टर्म का पेपर हुआ था CS 502 का, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था कि आपके मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका जो टॉपिक मतलब 1 से लेकर जिस टॉपिक तक इंक्लूड होगा वो तकरीबन यहाँ पे था एडिट डिस्टेंस तक। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक नंबर 6.3 तक पिछली दफ़ा इंक्लूड था। ठीक है, तो लिहाजा इस दफ़ा फिर मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ तक ही इंक्लूड होगा, मतलब एडिट डिस्टेंस तक। फिर भी अगर आपको अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक ये टॉपिक जो है वो कंफर्म होंगे या इंस्ट्रक्टर ने कितने टॉपिक डालने हैं, इंक्लूड करने हैं, तो वो आप अपने LMS पर जाकर अपना जो CS 502 के सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें जाएंगे, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने यकीनन आपको बता दिया होगा कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के अंदर ये इस टॉपिक से लेकर इस टॉपिक तक आपके जो है तमाम के तमाम टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उम्मीद है कि एडिट डिस्टेंस तक ही होंगे, या तो इससे आगे नहीं जा सकते सर, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना। इससे आगे क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाते हैं, यहाँ तक ना मोस्टली बहुत लेंथी हो जाते हैं। लिहाजा सर जो है ना इससे मुझे नहीं लगता कि आगे जाएंगे। हाँ, इससे पीछे रह सकते हैं, मतलब कहें कि नहीं इस दफ़ा आप चैप्टर 6 ना करें, सिर्फ चैप्टर 5 तक करें, तो वो ठीक है, जो भी सर कहेंगे तो आप उस लिहाज से कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ तक जो है मिड टर्म का बता देता हूँ एडिट डिस्टेंस तक। अब दोस्तों बताने से पहले आपके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें इसको, कि आपने सबसे पहले हमारे शॉर्ट लेक्चर वॉच करने हैं इस टॉपिक तक। मतलब लेक्चर ये जो टॉपिक 6.3 है डिस्टेंस है, यहाँ तक आपने हमारे कितने लेक्चर वॉच करने हैं 20। यानी मेरी शॉर्ट लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है 502 की, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट लेक्चर्स के नाम से। आप यहाँ पे जब शॉर्ट लेक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है CS 502 शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट। यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाकर आप हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो पहले 20 लेक्चर है ना, मतलब लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक, वो 20 लेक्चर आपके यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब एडिट डिस्टेंस तक आपका टॉपिक सारे के सारे कंप्लीट कर रहे हैं। सो आपने हमारे 20 शॉर्ट लेक्चर जो हैं वो वॉच करने हैं कम से कम। इसके बाद हमारे ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे हैंडआउट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ मिल रहा है, ये देखो, एक ये है CS 502 हैंडआउट्स और एक ये है CS 502 हाईलाइटेड हैंडआउट्स बाय KST लर्निंग। तो आपके ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये सिंपल हैंडआउट्स है, मतलब आपके ऑफिशियल हैंडआउट्स, और ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे KST के हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं। तो आप ये वाले हाईलाइटेड हैंडआउट्स डाउनलोड करके यहाँ से अपनी तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट बात क्लियर कर दूँ दोस्तों वेबसाइट की, कि जब आप हमारी इस वेबसाइट या दुनिया की किसी भी वेबसाइट को जब आप मोबाइल के ऊपर या स्मार्ट डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं ना, तो ये जो ओपन मेन्यू होता है ना, ये आपको मेन्यू इस तरह से दिखाई नहीं देता। ये मेन्यू यहाँ पे ना टॉप कॉर्नर के ऊपर 3 बार्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो आप उन बार्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो देन फिर आपको ये तमाम का तमाम जो मेन्यू है ये दिखाई देता है। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता हो, इसलिए मैंने बता दिया कि चलिए आपकी आगाही के लिए बेस्ट चीज़ है। अच्छा, चलते हैं जी हैंडआउट्स पे और आप देखते हैं अब हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दो दोस्तों, अगर आपने अच्छा GPA लेना है, मतलब अगर आपने 4/4 GPA लेना है या आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने, तो फिर आपके लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मिड टर्म के जो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक 20 लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से A to Z प्रिपेयर करें। फिर आप ये ना करें कि मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने जो है सारे के सारे लेक्चर्स A to Z करने हैं, तो इंशाल्लाह आपके 4/4 GPA भी आएगा और आपके 6 मार्क्स भी आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर ये भी कर दो दोस्तों कि जब आप अपने ये जो हमारे हैंडआउट्स हैं, ये जो शॉर्ट लेक्चर हैं, जब इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप जो पास्ट पेपर्स हैं, मतलब जो रिसेंट अभी हुए हैं, ज़्यादा पास्ट भी नहीं, मतलब जो अभी रिसेंट आपके पास मटेरियल है, लाइक क्विज़ीज़, लाइक ग्रैंड क्विज़ीज़, लाइक जो पिछले प्रीवियस सेशन के जो पेपर हुए हैं उनको देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। मतलब कितने पानी से मुराद, मतलब आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी ना, तो यकीनन आप वो जो पास्ट सेशन के अंदर पेपर हुए हैं या क्विज़ीज़ आए हैं या ग्रैंड क्विज़ीज़ आए हैं, तो वो आप
ईजिली जो है सॉल्व कर सकोगे। लेकिन अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर सकोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई, आपको मज़ीद प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इसलिए जो पास्ट पेपर होते हैं या जो क्विज़ ग्रैंड क्विज़ होते हैं, अच्छा जो आपके ड्यूरिंग द सेशन क्विज़ होते हैं ना, लाइक CS 502 के जो आपने क्विज़ दिए हैं, उसमें से दोस्तों आपके 3-4 MCQs रिपीट होते हैं लाजमी मिड टर्म के अंदर और फाइनल टर्म के अंदर। सो जो आपने अभी भी क्विज़ दिए हैं ना CS 502 के अपने करंट सेशन के अंदर, उनके जो क्विज़ थे ना उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आप कोशिश किया करें कि जो आप क्विज़ देते हैं ना उनको आप स्क्रीनशॉट लेके ना सेव कर लिया करें अपने पास, ताकि जब पेपर करीब आएँ तो आप इजीली जो है अपना जो मटेरियल है, जो आपने क्विज़ अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखे होते हैं, आप उनको ईजिली जो है वो प्रिपेयर कर सकें। उसमें से 2 से 3 MCQs आपके जो है वो ईजिली आ जाते हैं रिपीट होके आपके मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म के अंदर भी। अब बातें काफ़ी हो गई हैं, आपको सारा गाइड कर दिया है कि कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे आप 4/4 GPA हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हुए बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन इन टॉपिक्स को बताने का मकसद आपको ये नहीं होगा कि मैंने मतलब कह दिया तो ये कंफर्म होगा कि यही आएंगे, नहीं। आपने जो बाकी चीज़ें मैंने नहीं की होंगी आपने उनको भी तैयार करना है, ठीक है, लेकिन इन पर ज़रा फोकस करना है, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि लाइक अगर फ़र्ज़ करें 100 बच्चों ने पेपर दिया ना, तो उसमें से फ़र्ज़ करें जी 80 बच्चों का वही पेपर आया जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, लेकिन 20 का लाइक वो नहीं आया, मतलब उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उनको जो है सारी की सारी मतलब सारे सूडो कोड डाल दिए सारे के सारे, ठीक है जी। अब होता क्या होगा क्या कि वो जो 20 बच्चों जिनका मतलब मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो क्योंकि मैंने तो अपनी थिंकिंग दी थी, अब मुझे कंफर्म थोड़ा या मैंने कौन सा पेपर बनाया हुआ है आपका, तो अब वो क्या करेंगे, वो जाके कमेंट कर देंगे जी सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल नहीं आया, आपने बिल्कुल रॉन्ग बताया। तो यानी ये कहने का मतलब होता है कि ये जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं ये सिर्फ हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है कि ये हो सकता है आए, ये हो सकता है ना नहीं भी आ सकते, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट को इंशाल्लाह आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेचारों की किस्मत ख़राब होती है, उनको नहीं भी आते। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है हर एंगल से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने हमारे शॉर्ट लेक्चर जो है कंप्लीट वॉच करके जाने हैं, ताकि आपको तमाम के तमाम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे इस लेक्चर आपके लेक्चर चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये करनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब जिस चीज़ को टिक करूँगा ना वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ अब आपको, लेकिन फिर वही बात करना आपने सारा ही है, इन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है जिनको मैं टिक करूँगा। सबसे पहले एल्गोरिदम की डेफिनेशन करनी है आपने, उसके बाद आपने करना है जनाब ये एग्जांपल ऑफ 2D डायमेंशन मैक्सिमा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, लिहाजा आपने इसको करना है। इसके अंदर जो आपको ग्राफ है उसको आपने अच्छे से समझना। अच्छा वो ग्राफ जनाब वो बना बनाया मिलता है आपको, ग्राफ वो दिया होता है, आपने सिर्फ उस ग्राफ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना होता है। जैसे इस दफ़ा आपकी असाइनमेंट भी आई थी 2D मैक्सिमा की। अब इस दफ़ा जो असाइनमेंट आई थी उसमें देखे मैंने सारे ग्राफ सही बनाए थे, तो एक स्टूडेंट मैसेज किया कि सर आपने जो है ना वो इस दफ़ा असाइनमेंट ठीक नहीं बनाई जी, हमारे 0 मार्क्स आ गए। हालांकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, सारे ग्राफ 100% ठीक थे, सिर्फ हमने स्टैक में भी वैल्यू भी सारी 100% वही पुट की थी। सिर्फ गलती कहाँ पे की थी कि मैंने ऊपर थ्योरी नहीं थी लिखी है, मतलब जो ऊपर लिखा था ना थ्योरी की फॉर्म में स्टेप लिखना था कि लाइक यहाँ पे हमने ये वैल्यू क्यों पुट की स्टैक के अंदर और ये वैल्यू क्यों पॉप हुई, ये स्टेप मैं गलती से मिस कर गया। मतलब असाइनमेंट के अंदर वो ऊपर जो थ्योरी लिखनी थी ना हमने स्टेप की फॉर्म के अंदर, वो स्टेप मैं तकरीबन मैंने 10 ग्राफ बनाए और उन 10 ग्राफ के अंदर मैंने 10 स्टैक फुल करवाए और उसमें सारा 100% ठीक किया। सिर्फ वो छोटी सी मिस्टेक मैंने की कि वो ऊपर जो स्टेप नहीं ना मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखे कि मतलब यहाँ पे हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया, यहाँ पे क्या स्टेप परफॉर्म किया, उसकी वजह से सारे जो है वो जो है नंबर काटे हैं उस वजह से। तो आपने जनाब कोशिश करनी, 0 नहीं उसमें भी आए, वो जिसके 0 आया इसका मतलब उसने ग्राफ ही ठीक नहीं बनाए, उसने स्टैक ही बिल्कुल ठीक नहीं बनाए। लेकिन जो मैंने वो मिस्टेक की इस दफ़ा असाइनमेंट के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो थोड़े से मार्क्स जो है कट गए, मेरे ख्याल से 4 या 5 नंबर इतने कट गए उसकी वजह से, उन स्टेप्स की वजह से। तो इसलिए आपने पेपर में क्या करना है, आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपने उस ग्राफ को जो है रिपीट करना होता है बार बार। मेरे ख्याल से वो पेपर में आपको सारे ये नहीं कहेंगे कि आप बार बार हर स्टेप का ग्राफ बनाएं, मेरे ख्याल से उसमें सारे सिर्फ आपको स्टेप कहेंगे कि आप सिर्फ स्टेप की फॉर्म में लिख दो कि आपने कैसे इसको जो है कंप्लीट 2D मैक्सिमा को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इस एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है आपने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी के अंदर ही आती है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ठीक है, आपने इसको भी समझना है। अच्छा यहाँ पे जितने भी दोस्तों एल्गोरिदम है ना, मतलब सूडो कोड्स हैं, एल्गोरिदम आपने जो है यानी जिनके सूडो कोड दिए हुए हैं, आपने उन सूडो कोड को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सूडो कोड आप कुछ के कर लें, कुछ के आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि जनाब 90% स्टूडेंट को वो सूडो कोड नहीं आते पेपर में। 502 के पेपर के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स को सूडो कोड नहीं आता, लेकिन
फिर वही बात, जिनकी बेचारों की किस्मत माड़ी हो उनको सारे सूडो कोड आ जाते हैं। तो मैं इसमें अब इतनी ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि जनाब मैंने सूडो कोड सारे समझाए हुए अपने शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप सूडो कोड को थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेके जाएँ, ठीक है। सारे ना करें, चाहे रटान लगाएं आप उनको, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें उसका। और आप अगर फर्स्ट करें पेपर में कोई आ भी जाता है सूडो कोड, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, वो कोई इतनी बात नहीं। क्योंकि सूडो कोड क्या होता है कि जिसको आप अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, मतलब नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आप सिर्फ स्टेप, आप अगर आपको स्टेप याद हो ना, मतलब अगर आपको डायग्राम अच्छे से आती हो, तो आप इजीली सूडो कोड अपने स्टेप्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद रनिंग टाइम ज़रूर करना है आपने। रनिंग टाइम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात याद रखनी है। आपके ये जो रनिंग टाइम होते हैं ना, ये आपने ज़रूर करना है। सूडो कोड चाहे आप इतने अच्छे से ना करें, लेकिन आपने रनिंग टाइम जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका 2D मैक्सिमा और इसकी ये जो एग्जांपल है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम के साथ, और एक ये वाली, ये जो नीचे आपको दी गई है, एक ये वाली और एक ये वाली प्लान स्वीप एल्गोरिदम, ये 3 टॉपिक आपने इसके अंदर मस्ट करके जाने हैं, ठीक है जी। समझ आई बात की। और लास्ट पे ये कंपैरिजन है ब्रूट फोर्स का और स्वैप एल्गोरिदम का, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, चैप्टर 1 के अंदर आपने करना था एल्गोरिदम की डेफिनेशन, उसके बाद 2D मैक्सिमा, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम विद रनिंग टाइम एनालिसिस, और उसके बाद प्लान स्वीप एल्गोरिदम और उसका एल्गोरिदम, मतलब उसका जो रनिंग टाइम है वो, और उसके बाद कंपैरिजन को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ब्रूट फोर्स और प्लान स्वीप एल्गोरिदम के। बस ये आपने कर लिया तो आपका चैप्टर 1 जो है वो फिनिश। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर दोस्तों कुछ भी, वो चैप्टर 2 के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया ना, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस नोटेशंस हैं। बिग ओ नोटेशन है, बिग ओमेगा नोटेशन है, ठीक है। तो इस तरह नोटेशन है उसमें 3 तरह की, तो आपने नोटेशन बस करनी है, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन करनी है आपने, और उनके ना कुछ सिम्बल्स हैं, ठीक है, वो आपने चीज़ें देख के जानी हैं। बस चैप्टर 2 आपका फिनिश। चैप्टर 2 में सिर्फ आपकी डेफिनेशन हैं और कुछ न्यूमेरिक सिम्बल्स हैं, ठीक है, वो आपने कर ली है तो आपका चैप्टर 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अच्छा, अब बात करें दोस्तों चैप्टर 3 की, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपके सारे के सारे ड्राई रन आएंगे। ड्राई रन समझते हो, डायग्राम्स को, वो जो हम लाइक आपको मैं कहता हूँ जी मर्ज चार्ट बना के दिखाओ, तो आप मर्ज चार्ट की डायग्राम बनाते हो पूरी, स्टेप बाय स्टेप उसकी स्केच बनाते हो, तो वो पेपर में आपने अगर सर कहेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर आपने हर स्टेप को अलग अलग डायग्राम की फॉर्म में बनाना है। और अगर सर कहेंगे कि आपने जो है वो फाइनल एक ही डायग्राम बनाते, तो फिर आपने रफ अमल के ऊपर चाहे उसके पहले स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जो फाइनल एक डायग्राम होगी उसको बनाकर पेपर के ऊपर चिपका, मतलब पेस्ट कर दीजिएगा। अब बात ही आती है यहाँ पे, ये भी आती है कि जनाब आपने जो ड्राई रन बनाने हैं या जो डायग्राम्स बनानी है वो कहाँ बनाएंगे दोस्तों। आपको पेपर के अंदर MS वर्ड यूज़ करने की भी इजाज़त होगी और MS पेंट भी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे MS पेंट के ऊपर डायग्राम बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पेपर में लगा दो, या आप MS वर्ड के ऊपर बनाकर डायग्राम, जैसे आपको इजी रहे, MS पेंट भी बना लो या MS वर्ड बना लो, जहाँ भी बनाओगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर देना वो पिक्चर आपने अपने पेपर पे लगा देनी है। समझ आ गई बात की? ओके जी। तो यहाँ पे दोस्तों मर्ज सॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपने ड्राई रन भी करना है, इसका आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी भी करनी है, मतलब टाइम एनालिसिस, और उसके बाद इसका सूडो कोड है, वो सूडो कोड चाहे आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि पेपर में मोस्टली स्टूडेंट को सूडो कोड नहीं आते, मोस्टली स्टूडेंट को सूडो कोड पेपर में नहीं आते, लिहाजा आप सूडो कोड जो है बस समझने की हद तक कर लो, मतलब उसका कंसेप्ट ले लो, बाकी वहाँ पे आप खुद अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है सूडो कोड के ऊपर। सूडो कोड छोड़ो, ज़्यादा टाइम आपने लगाना है किसके ऊपर भला, वो जो हमारे टाइम एनालिसिस है, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो, और ज़्यादा टाइम आपने लगाना है ड्राई रन के ऊपर, मतलब डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपका आता है जी नेक्स्ट, बस इसमें पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है जी आपका मर्ज सॉर्ट का आपको मैंने बता दिया डायग्राम, उसके कैलकुलेशन वाले स्टेप्स, मतलब टाइम एनालिसिस, और बस ये 2 चीज़ें, और उसका सूडो कोड एक दफ़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्शन प्रॉब्लम। ये सिलेक्शन प्रॉब्लम आपने सारी करनी है। इसके अंदर भी आपका सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर भी जनाब आपका आता है जनाब साइप टेक्निक्स, ठीक है जी, इसको आपने समझना है। उसका सिलेक्शन प्रॉब्लम का आपने ड्राई रन करना है और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी करनी है, ठीक है। बाकी जो साथ एग्जाम्पल दी हुई है ना आपको, वो आपने एग्जाम्पल सिर्फ समझने की हद तक करनी है। आप समझ लोगे ना एक दफ़ा, तो आप पेपर के अंदर जाकर ईजिली जो है उसको बना सकते हो, वो इतनी इशू वाली बात नहीं होगी। अच्छा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो मैं आप जल्दी नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम, चैप्टर 4 सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर आपको जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, इन सब के आपने ड्राई रन ज़रूर करने हैं, मतलब डायग्राम्स, ठीक है। तो जैसे हीप सॉर्ट है, जैसे आपका यहाँ पे और भी है क्विक सॉर्ट है, ये सारे के सारे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है ना, सॉर्टिंग चैप्टर के अंदर आपका हीप सॉर्ट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपके यहाँ पे ना आपने अच्छा यहाँ पे ना MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके, ये जो ना इनके कि किस आपको शॉर्ट फॉर्म में सर पूछ सकते हैं कि बताओ जी हीप शॉट का फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, बबल शॉट की फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, क्विक शॉट की फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। तो ये जो इनके फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो आपने करके जानी है, वो आपको MCQ में सर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे शॉटिंग के अंदर पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट था आपका हीप शॉट, ठीक है। उसके बाद आपका क्विक शॉट, ठीक है, और क्विक शॉट का अंदर उसका वर्स्ट केस, उसका एवरेज केस और उसका बेस्ट केस, ये आपने करके जाने हैं। उसके बाद ये आपने लास्ट पे ये 2 टॉपिक करने हैं, इन प्लेस स्टेबल शॉटिंग, इन प्लेस शॉटिंग और स्टेबल शॉटिंग क्या होती है, और लोअर बाउंडिंग्स फॉर शॉटिंग क्या होती है। ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पे दोस्तों वर्स्ट केस का मतलब होता है बुरे से बुरा केस, एवरेज केस का मतलब होता है मीडियम जिसमें मतलब आपका हाफ टाइम लगे, और बेस्ट केस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा केस जिसमें आपने कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपने अभी स्टार्ट किया तो आपको पहले स्टेप के ऊपर ही चीज़ मिल गई, तो दिस इज़ द बेस्ट केस, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके केसेस होते हैं, इनको भी आपने अच्छे से करके जाना है, ठीक है जी। इसके अलावा पिछले सेशन में पेपर हुए हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, वो हमारे ना वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर आप आओ ना तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर पास्ट पेपर के अंदर मिड टर्म में अगर आप जाओ तो यहाँ पे मिड टर्म के अंदर ये देखो ये पड़े हुए हैं कि ST लर्निंग मिड टर्म वीडियोस, मिड टर्म पेपर्स लिंक 1, ये देखो 2023 के पेपर 1 के लिंक 1 भी लिंक 2 के अंदर आपके पास्ट पेपर्स हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नीचे आपके जो ज़्यादा पास्ट पेपर हैं जैसे मुआज के, वकार के, अरसलान के, वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रैंड क्विज़ वो भी सारे अवेलेबल हैं, एक दफ़ा अच्छे से सारे पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे किस तरह का पेपर जो है पेपर में पूछते हैं। ख़ासतौर पर इसको आपने ज़रूर करना है, मिड टर्म पेपर्स 2023 लिंक 1 लिंक 2, इसमें अगर आपके CS 502 के पेपर हुए तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा सर ने क्या पूछा था। और अगर किसी का आंसर नहीं आपको पता चला होगा तो आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, ChatGPT आपको आइडिया बता देता है कि इसका आंसर ठीक क्या है, ठीक है जी। वहाँ से भी आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट लीनियर टाइम शॉटिंग के अंदर आपकी ये तीनों शॉटिंग एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटिंग शॉट, बकेट शॉट या बिन शॉट जिसको हम कहते हैं, और रेडिक शॉट, इनके अपने डायग्राम्स और इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छे से करके जानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके इस चैप्टर 6 के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिबोनाची सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एडिट डिस्टेंस बहुत लेंथी है, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आएगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कर लीजिएगा और एडिट डिस्टेंस का सिर्फ समझ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये नहीं आएगा। इसको हाँ सिर्फ आपने एक कंसेप्ट की हद तक शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ समझ लीजिएगा, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आएगा। हाँ किसी को कोई हो सकता है बेचारा किस्मत जिसकी ख़राब हो उसको आ सकता है, अदरवाइज़ ये मोस्ट स्टूडेंट को नहीं आएगा, लिहाजा इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों वो इसके ऊपर करना है, फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना। बाकी जहाँ तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइड कर दिए हैं आपको, A to Z बच्चों की तरह गाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।